हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं लेकर आ गई हूँ थर्ड पार्ट ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो हम लोग जानेंगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन वो लोग कैसे करते थे, क्या क्या ये चीज़ें यूज़ करते थे उसमें, और कैसे कैसे क्राफ्ट्स वो लोग बनाते थे, कौन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। और इसके पहले हमने 4 टॉपिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। लोकेट चानूदारो ऑन मैप 1। मैप यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र 1 में आप चानूदारो को चिन्हित कीजिए। दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro that is about 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production including bead making, cell cutting, metal working, seal making and weight making. यह मोहनजोदड़ो जो कि 125 हेक्टेयर में है की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। मतलब कि यहीं पर मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन ही यहाँ पे मेनली होता था और ज़्यादातर वही होता ही था। यहाँ पे मेन बेस क्राफ्ट प्रोडक्शन का यही था चानूदारो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। The variety of materials used to make beads is remarkable. Stones like carnelian of a beautiful red color, jasper, crystal, quartz, and steatite metals like copper, bronze, and gold, and silk, fines, and terracotta or burnt clay. मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन नाम का एक मतलब पता नहीं ये कोई स्टोन होता, हाँ स्टोन होता था, पत्थर होता था। और जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, और मेटल्स में कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये सब धातुएं थी और इनको सबको सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था। Some beads were made of 2 or more stones cemented together, some of the stone with gold gaps. कुछ मन के 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। The shapes were numerous: disc-shaped, cylindrical, spherical, barrel-shaped, segmented. तो उनकी बनावटें भी अलग अलग होती थी, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलकार, ढोलकार तथा खंडित। Some were decorated by incising or painting and some had designs etched onto them. कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। तो बगल में आप लोग देख सकते हैं कि फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पॉटरीज बनाई गई हैं, ये भी आप देख लीजिए, ये उसी टाइम के क्राफ्ट प्रोडक्शन के टाइम के हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के। Techniques for making beads differed according to the material. Steatite, a very soft stone, was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with a steatite powder. This permitted making a variety of shapes, unlike the geometrical forms made out of harder stones. How the steatite microbead was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology. मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। स्टेटाइट, जिसको सेल खाड़ी कहते हैं, सेल खाड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, उस पर आसानी से कार्य हो जाता था और कुछ मनके सेल खाड़ी के चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थर से बनने वाले ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल मतलब ज्योमेट्रिकल आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके भी बनाए जा सकते थे। सेल खाड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम होता था, उससे वो पता नहीं वो लोग कैसे बना लेते थे। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing, and drilling completed the process. Specialized drills have been found at Chanudaro, Lothal, and more recently at Dholavira. तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो पत्थर के पिंडों को पहले
स्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी और चानू, दारुलोतल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं, यानी ड्रिलिंग के। If you locate Nageswar and Balakot on map 1, you will notice that both settlements are near the coast. यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां हैं समुद्र तट के समीप स्थित हैं। These were specialized centers for making shell objects including bangles, ladles and inlay which were taken to other settlements. ये संग से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां से यह सामान दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। Similarly, it is likely that finished products such as beads from Chanu Daru and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa. और इसी प्रकार यह भी संभव है कि चानू दारो और लोथल से तैयार सामान जैसे कि मनके, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहर केंद्रों में लाया जाता होगा और वहाँ उनकी मार्केटिंग की हो जाती होगी, बेचा जाता होगा, लोग खरीदते होंगे। In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone nodules, wholesales, copper ore, tools, unfinished objects, rejects, and waste material. मेरा आवाज़ आप लोग को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है थोड़ा, और ऊपर से मुझे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जा रहा है, तो उसके लिए सो सॉरी। चलिए हम लोग शुरू कर रहे थे। हम लोग कहाँ से पढ़ें? यस, इन ऑर्डर से मटेरियल तक। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कैसे पता चलता है कि हाँ कहाँ सामान बनते थे ऐसे। तो देखिए, जहाँ मान लीजिए कि कहीं कुछ औजार बनाए जाते हैं, तो जो पत्थर होता है या कुछ उसको शेप दिया जाता है, मान लीजिए कि पत्थर के औजार बनाए जाते हैं, तो उसको जो शेप दिया जाता है तो उसकी शेप देने में उसके टुकड़े निकाले जाएंगे ना उसको शेप देने में, और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो वहीं गिरेगा जहाँ वो पत्थर बना था। ये तो नहीं है कि कोई वेस्ट मटेरियल टांग के कहीं और ले जाएगा। तो जहाँ वेस्ट मटेरियल गिरा वहीं पे समझ जाते थे कि यही उस से मेन सेंटर होगा जहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बना करती थी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते थे ये तरीका। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। In fact, waste is one of the best indicators for craft work, जो कि मैंने आपको बताया। For instance, if shell or stone is cut to make objects, then pieces of these materials will be discarded as waste at the place of production, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर सेल या स्टोन को हम लोग किसी चीज़ में ढालने की कोशिश करेंगे तो उसका जो ये इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे और उसी समय पता चल जाता था कि यहाँ फेंके हुए हैं तो ये मेन सेंटर होगा वैसे चीज़ें बनाने का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits were usually left in the work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। और ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, यानी कि सामान प्राप्त करने के संबंधित नीतियाँ। इसको शुरू करते हैं हम लोग। As is obvious, a variety of materials was used for craft production. While some, such as clay, were locally available, many, such as stone, timber, and metal, had to be procured from outside the alluvial plain. Terracotta toy models of bullock carts suggest that this was an important means of transporting goods and people across land routes. Riverine routes along the Indus and its tributaries, as well as coastal routes, were also probably used. जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे सामानों का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, तो कुछ ऐसे अन्य पत्थर, लकड़ी तथा धातु मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन क्या था? बैल था। संभवतः सिंधु तथा इसकी
उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सब टॉपिक मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले सामान। द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु सामान प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। फॉर इंस्टेंस दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन द एरियाज वेयर सिल्क वाज अवेलेबल। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियां स्थापित कर दी। Other such sites were Sortughai in far off Afghanistan near the best source of lapis lazuli, a blue stone that was apparently very high valued, and Lothal which was near sources of carnelian from Bharuch in Gujarat, Statite from South Rajasthan and North Gujarat, and metal from Rajasthan। तो ऐसी ही कुछ अन्य पुरास्थल थे जैसे कि सोर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में है, जो अत्यंत कीमती माने जाते थे। नीले रंग के पत्थर वहाँ वो अच्छे स्रोत थे वहाँ पे। लोथल कार्नेलियन के लिए, सेल खाड़ी के लिए दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात, और ये सब मेटल्स के लिए राजस्थान, ये सब स्रोतों के निकट स्थित था। अनदर स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशंस टू एरियाज सच एज खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। और कच्चा सामान प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी, राजस्थान के खेतरी से तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, मतलब कुछ लोगों के ग्रुप को भेज देना, वहां से वो लोग जाके और लेके आते थे। These expeditions established communication with local communities, और इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता होगा। Occasional finds of Harappan artifacts such as statite microbeads in these areas are indications of such contact। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पूरा वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक, यानी कि हमें कुछ साउथ से मिला होगा, कुछ वहाँ का जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बनता होगा, तो हमें कुछ मिल गया तो हमने अंदाजा लगाया कि वो लोग यहाँ पे भी आते होंगे और यहाँ से गोल्ड ले जाते होंगे। There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpura culture, with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects. It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans। तो खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट जो मटके होते थे हड़प्पाई मटके से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है, और ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। सो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द वेस्ट एशिया। इसमें दिखाया गया है कि वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, यहाँ पे हमारा इंडिया है, और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता से भी अपना संबंध बनाए हुए थे, वहाँ से भी ट्रेडिंग करते थे। आप लोग देख सकते हैं कोस्टल एरियाज में ट्रेडिंग वो लोग करते होंगे, ऐसा हमने देखा है, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी कुछ हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिली हैं और ये दिलमुन और मगन जैसे जगहों पर भी मिली है। और हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, मतलब कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, जो कि मैंने आपको भी मैप में बताया। Recent archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman on the southeastern tip of the Arabian Peninsula। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमन से भी लाया जाता होगा। Chemical analyses have shown that both the Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin। तो रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमनी तांबे तथा हड़प्पाई पूरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। There are other traces of contact as well। A distinctive type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay, has been found at Omani sites। Such thick coatings prevent the percolation of liquids। We do not know what was carried in these vessels, but it is possible that Harappans exchanged the contents of these vessels for Omani copper। और संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती थी, ओमनी स्थलों से मिला है।
तो कैसे मिला होगा? क्योंकि वो लोग ट्रेडिंग करते होंगे हड़प्पा से, और हड़प्पा लोग के भी लोग ट्रेडिंग करते होंगे वहाँ से। ऐसी मोटी मतलब परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता होगा, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमनी तांबे से विनिमय करते थे। देखिए, यही है ओमन से में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान, जिसको काली मिट्टी से पूरा उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया जाता था। अब यहाँ पे कुछ सील्स देख सकते हैं आप। तो ये मुहर है, ये मेसोपोटामिया का है, और इस पे मतलब जो कुबरदार बैल का चित्र बनाया गया है, ये सिंधु क्षेत्र से लिया गया है। तो अब हो सकता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब वो लोग जानते होंगे कि हाँ, एक हड़प्पा सभ्यता भी अगर जानते होंगे तो वहाँ से कुछ तो उनका संबंध जरूर होगा। तो ऐसे ही हम लोग पता लगाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल्स. Other archaeological finds suggestive of long-distance contacts include Harappan seals, weights, dice and beads. तो तीसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमन के लिए प्रयुक्त नाम था, उस नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। और यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। In this context, it is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with regions named Delmon, probably the island of Bahrain. लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमोन संभवतः बहरीन द्वीप और मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। हो सकता है वो लोग हड़प्पा को मेलुहा कहते होंगे, और ये कुछ मेसोपोटामिया के लेख से हमें इसके सबूत मिले हैं। They mention the products from Meluha, carnelian, lapis lazuli, copper, gold, and varieties of wood. A Mesopotamian myth says of Meluha, "May your bird be the Haza bird, may its call be heard in the royal place." Some archaeologists think the Haza bird was the peacock. Did it get this name from its call? It is likely that communication with Oman, Bahrain, or Mesopotamia was by sea. Mesopotamian texts refer to Meluha as a land of seafarers. Besides, we find depiction of seas and boats on sail. Land of seafarers मतलब होता है नाविकों का देश। तो हो सकता है वो लोग अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। और वहाँ जो लेख मिला मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्नेलियन, लैपिस लजूली, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियन मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमन, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। अभी हम लोग कुछ बगल में पिक्स दिए हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये एक सील है, ये इस पे एक बोट बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और एक है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। और रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। तो कुछ हमें सिमिलरिटीज़ मिली हैं मेसोपोटामियन क्या कहते हैं सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता से और इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। अगले पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, और एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। इस वीडियो का भी हम लोग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। नहीं समझ आएगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।